We are going to start today the first poem of class 10 NCERT book, that is Dust of Snow. The poem has been composed by Robert Frost. The poem is metaphoric. Robert Frost was a great poet of natural environment and natural beauty. The poet has tried to explain natural beauty here in a peculiar way. The poet has described that the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो आमतौर पर पोएट नाइटिंगल या कुकू यानी कोयल इत्यादि को कैरेक्टराइज करते हैं अपने पोएम के माध्यम से, लेकिन रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज एट दैट टाइम इन पेंसिव मूड, in sad mood. Due to any cause, Robert Frost was sad, and as a result of sadness, his half of the day had been ruined. बर्बाद हो चुका था आधा दिन. आधा दिन कोई कंस्ट्रक्टिव काम पोएट नहीं कर सका था, और इस कारण से सैड मूड के कारण समझा जाता है कि पोएट ने सिंबल के तौर पर यहां पर कुकू या नाइटिंगल के बजाय एक क्रो, जनरली क्रो को एक अगली वर्ड, बदसूरत वर्ड माना जाता है, लेकिन क्रो को यहां पर पोएट ने कैरेक्टराइज किया है। और पोएट जिक्र करता है एक वाकये का कि स्नोफॉल के चलते एवरीथिंग वाज कवर्ड विथ स्नो। अब हाउसेज, ट्रीज, फ्लावर्स, एवरीथिंग वाज कवर्ड विथ स्नो, लेकिन पोएट ने अन्य किसी प्लांट को, जैसे जनरली पोएट लोग बढ़िया जो ट्री है ओक ट्री या फ्लावर्स इत्यादि को कैरेक्टराइज करते हैं, लेकिन यहां पर पोएट चूंकि सैड मूड में था तो सैडनेस के चलते पोएट यहां पर जिक्र करता है एक पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। तो एक अगली वर्ड कुकू के बजाय एक अगली वर्ड को पोएट ने चुना है अपने पोएट कंपोजिशन के लिए, पोएम कंपोजिशन के लिए, और वो है क्रो। ठीक इसी प्रकार से किसी ओक ट्री, किसी फ्लावर या किसी अदर टाइप के प्लांट, खूबसूरत प्लांट के बदले पोएट ने एक पॉइजनस प्लांट यानी हेमलॉक ट्री को यहां पर चुना है। और पोएट कहता है कि कभी कभी एक साधारण क्षण, एक छोटी सी घटना का जो है उसका डीप मीनिंग होता है। एक कौवा धतूरा के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। धतूरा का पेड़ स्नो से पूरी तरह से कवर था, बिकॉज इट वॉज रेनफॉल, इट वॉज टेकिंग रेनफॉल। और जिस प्रकार से पोएट जा रहा था तो कौवा ने बर्फ की धूल को पोएट के ऊपर झाड़ दिया। इट वॉज ए टाइप ऑफ जोक फॉर द पोएट। पोएट जो सैड मूड में था सुबह से, हाफ ऑफ द डे उसका बर्बाद हो चुका था। कौवा के द्वारा बर्फ की धूल को पोएट के ऊपर झाड़ दिए जाने का रिजल्ट ये हुआ कि आधा दिन जो पोएट ने दुख में और पछतावे में गमाया था, व्यर्थ में गवा दिया था, अब उसका मूड बदल गया। एक छोटी सी घटना कौवा के द्वारा बर्फ की धूल को झाड़ दिए जाने से पोएट का मूड बदल गया, और अब पोएट अपना आधा दिन, पोएट का मूड चेंज हो गया। पोएट अब जॉली मूड में आ गया, और पोएट जब हैप्पी मूड में आ गया तो अब पोएट कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता था। यानी दिन का आधा टाइम जो पोएट का बर्बाद हो चुका था सैडनेस के चलते, पेंसिव मूड के चलते, अब वो हाफ ऑफ द डे में कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता था, अपने आधे दिन को किसी विशेष कार्य में लगा सकता था। तो पोएट कहता है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कि जिस प्रकार से एक कौवा ने जो है शुक डाउन, झाड़ दिया, क्या चीज झाड़ा, तो ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा जो है बर्फ की धूल को मेरे ऊपर झाड़ देता है। तो उससे क्या इफेक्ट हुआ
कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, पोएट का दिल जो है बदल गया, पोएट का मूड चेंज हो गया, पोएट के जो सैड था वो सैडनेस समाप्त हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ भाग जो है बच गया। सैडनेस के चलते हाफ ऑफ द डे पोएट का बर्बाद हो चुका था, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे अब पोएट यूटिलाइज कर सकता था किसी काम को करने के लिए। तो ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड मतलब मीन्स स्पेंट इन रिपेंटेंस, यानी अफसोस में गमाया। तो पोएट का पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। पोएट कहता है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी, उसने मेरे दिल का मूड ही बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया जो मैं पछतावे में गमा रहा था। अगर ये कौवा इस प्रकार का मजाक, इस प्रकार का जोक पोएट के साथ नहीं करता तो पोएट का पूरा दिन बर्बाद हो जाता। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो पोएट कहता है कि कौवा के द्वारा ये जोक करने से इसका दिन का कुछ पहर बच गया और उसको वो अपने काम में यूटिलाइज कर सकता था। तो घटना बहुत मामूली है कि एक कौवा ने बर्फ की धूल को पोएट के ऊपर झाड़ दिया, लेकिन इसका डीप इफेक्ट हुआ, पोएट का मूड चेंज हो गया, पोएट का दिन का कुछ पहर बच गया जिसको वो अपने काम में लगा सकता था। अब हम लोग यहां पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चूंकि पोएट सैड मूड में था, इस कारण से उसने एक पॉइजनस ट्री को कैरेक्टराइज किया है, हेमलॉक ट्री यानी धतूरा का पेड़। दूसरी तरफ पोएट चूंकि सैड मूड में था, इस कारण से उसने एक अगली बर्ड क्रो को यहां पर कैरेक्टराइज करने का कार्य किया है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच जिसका प्रयोग हुआ इस पोएम में। तो इस पोएम में पहला फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो है इंजार्जमेंट। इंजार्जमेंट का डेफिनेशन है कि व्हेन सेम सेंटेंस कंटिन्यूज इन टू लाइन्स विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क देन इट इज कॉल्ड इंजार्जमेंट। इस पोएम में 2 नहीं बल्कि 4 सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू किया है। तो देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सभी के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। इस फिगर ऑफ स्पीच को इंजार्जमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इस पोएम में पोएट ने यूज किया है फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एन एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the repetition of consonant sound takes place in nearby words. When consonant sound is repeated in nearby words, then it is called alliteration. तो alliteration का प्रयोग इस पोएम में पोएट ने किया है और उसका एग्जाम्पल है हैज गिवन माई हार्ट। तो यहां पर देखिए हैज गिवन यानी 5th लाइन में देखिए हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज का फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट एच और यहां हार्ट का फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट एच। ये फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है, जिसको आसानी से हिंदी में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की सहायता से समझा जा सकता है। जैसे छपरा में छब्बू ने छब्बू के छप्पर पर छह चुचुंदर 6 दिनों से छू छू कर रहा है। छपरा में छब्बू के छप्पर पर 6 चुचुंदर 6 दिनों से छू छू कर रहा है। इस सेंटेंस में आप देखिए कि 6 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है और ये आपको एलिट्रेशन का एग्जांपल है हिंदी में, लेकिन हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। तो इस पोएम में देखिए एच का रिपीटिशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड एच का रिपीटिशन 2 जगह हो रहा है 5th लाइन में, जो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट जो है कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग यहां पर फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हुआ है। तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ईदर इन द बिगिनिंग और मिडिल और एंड, तो इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स।
तो देखिए फिर से देखिए, कॉन्सोनेंस का तात्पर्य एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच से है कि इन विच रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड टेक प्लेस either in the middle or beginning or end. Here repetition of D in the last sentence. तो लास्ट सेंटेंस में देखिए, लास्ट सेंटेंस कहता है कि ऑफ अ डे आई हैड रीड, तो यहां पर रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड कॉन्सोनेंट साउंड डी, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड डी इज टेकिंग प्लेस, इट इज कॉन्सोनेंस। तो यहां पर कॉन्सोनेंस नामक जो है फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग किया गया है। एक और फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इस पोएम में किया गया है पोएट के द्वारा, वो है एसोनेंस। एसोनेंस का तात्पर्य एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच पे है जिसमें अ vowel sound is getting repeated. When a vowel sound is getting repeated in closely connected words, then it is called एसोनेंस। vowel sound का रिपीटिशन एसोनेंस कहलाता है। तो समवेयर इन मिडिल, इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल और इन द एंड। तो यहां पर जो है ये इस लाइन में देखिए, सुप डाउन ऑन मी, सुप डाउन ऑन मी, यहां पर vowel साउंड ओ का रिपीटिशन हो रहा है। यहां पर ओ सुप में भी हो, डाउन में भी हो, ऑन में भी हो, यहां पर vowel sound o is getting repeated and that's why it is a figure of speech called assonance. And with this we are going to finish this poem. Thank you.